Okay, students. So today we'll be starting with the third unit and the last unit that is left in your course. That's banking and insurance. That's a Central Banking Regulation Act. ठीक है. तो आज हम लोग को basically इस unit में आपके तीन topics हैं. Number one, what are the features of the Indian Banking Regulation Act 1949? Various reforms of the bank and its impact, and what are the credit control measures that are opted by the Central Bank of India. So three topics are there. So most probably will be completing with this unit by taking only 3 classes. So today is my class. If you tell कि अगर आप Thursday, Friday, Saturday भी खाली हैं, तो I'll take the class and complete the unit in this week only. अगर आप थर्सडे फ्राइडे सैटरडे खाली नहीं है देन वी विल बी टेकिंग माय क्लास. आई विल बी टेकिंग माय क्लास एट द सेम डेट, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. आप बता दीजिए अगर आप थर्सडे फ्राइडे सैटरडे भी खाली है तो इस वीक में मैं पूरा लगातार क्लास लेके आपका कोर्स कंप्लीट कर दूंगी एज यू विश. जैसा आपका क्लास चल रहा हो तो प्लीज जस्ट यू टेल मी. मैम क्लास ले लीजिए. ओके, हमको आज ले लें थर्सडे फ्राइडे सैटरडे. यस मैम ले लीजिए. कौन से टाइम पे खाली हो आप लोग? मैम इसी टाइम पे ले लीजिए क्लास 11, 10, 15 के आसपास. ओके, ठीक. चलो तो फिर मैं ले लेती हूँ और मैं सैटरडे को कोर्स आपका, मुझे 3 ही क्लास और चाहिए तो मैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे क्लास लेके आपका कोर्स कंप्लीट कर दूंगी. ठीक है, फिर इस वीक हम लोग का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप आराम से रिवीजन आप लोग करते रहिएगा. ओके, तो आज हम लोग को पढ़ना है what are the different features of the Indian Banking Regulation Act 1949. सबसे पहले तो आप जानते हैं कि the law relating to banking in India is the outcome of what? It is the outcome of the gradual process of evolution before 1949. The Indian Companies Act 1913, it contained special provisions that is related to the banking companies which were very, very inadequate and were subsequently incorporated in the comprehensive legislation passed in 1949. Okay, under the same name of Banking Regulation Act 1949. This act was suitably amended a number of times to insert the new provisions and to amend the existing ones to suit the needs of the changing circumstances. कहने का मतलब जो इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो ग्रेजुअल प्रोसेस बिफोर 1949 जो नेशनलाइजेशन का पहले का टाइम था उसी में ये आ गया था. और इंडियन कंपनीज एक्ट जो 1913 थी वो स्पेशल प्रोविजंस बैंकिंग कंपनी से लेके रिलेट करती थी और ये सब चीज इनकॉर्पोरेट हुआ और फाइनली legislate हुआ और finally 1914 legislation was passed in 1949 under the name of Banking Regulation Act 1949. इसीलिए हम इसको कहते हैं इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. अब हम इसका अगर बात करें कि स्ट्रक्चर क्या होता है या इसका ढांचा किस तरीके का होता है तो ओरिजिनल एक्ट हैड, इसका अगर हम बात करें इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की तो इसके 56 सेक्शंस हैं. ठीक है, इट हैज 56 सेक्शंस हाउस्ड इन 5 पार्ट्स एंड 5 शेड्यूल्स. ठीक है, 5 पार्ट्स में डिवाइड है और 5 शेड्यूल्स हैं. After the amendments, the Act of 1949, it has 70 sections in 10 parts. पहले अमेंडमेंट के पहले क्या था, 56 सेक्शंस थे. दैट मीन्स 56 सेक्शंस जो 5 पार्ट और 5 शेड्यूल्स में डिवाइड थे. और अब अमेंडमेंट के बाद जो नया एक्ट आया है 1949 का वो दैट द एक्ट हैज 70 सेक्शन इन 10 पार्ट्स. उसके 70 सेक्शंस हैं जो कि 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ये बेसिक आपका इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का स्ट्रक्चर है. So Banking Regulation Act क्या है कि this Act 1949 is a legislation in India that states all banking firms will be regulated under this Act. सारी की सारी जितनी भी बैंकिंग की फर्म्स हैं वो इस एक्ट के थ्रू कहीं ना कहीं रेगुलेट होंगी और कंट्रोल होंगी. ठीक है, and there are a total of 55 sections under the Banking Regulation Act.
जैसे मैंने पहले बताया कि पहले 56 सेक्शंस थे, लेकिन अमेंडमेंट के बाद आज के टाइम पे 70 सेक्शंस हैं, जो कहीं ना कहीं 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, और ये एक्ट क्या होता है? दिस एक्ट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क दैट रेगुलेट्स एंड सुपरवाइजेस कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। एक फ्रेमवर्क है और उसी के अकॉर्डिंग, उसी नियम कानून के अनुसार, उसी रेगुलेशन के अनुसार ये कमर्शियल बैंक को पूरी तरीके से रेगुलेट करती है और सुपरवाइज करती है। सो दिस एक्ट गिव्स पावर टू द आरबीआई टू एक्सरसाइज कंट्रोल एंड रेगुलेट बैंक्स अंडर सुपरविजन। ये एक पावर, ये एक्ट एक पावर की तरह आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए ऐड करती है, जिसके थ्रू, जिसके नियम कानून के अनुसार आरबीआई जो है वो पूरी तरीके से कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया को रेगुलेट, सुपरवाइज और कंट्रोल करता है। So basically, it was amended to make it applicable to cooperative banks and also introduce other changes. And when we talk about this Act, 1949 Banking Regulation Act, ये Act क्या है? This Act is a legislation in India that states all banking firms will be regulated under the Act. It Act provides a framework that regulates and supervises commercial banks in India, and it also gives the power to the RBI to exercise control and regulate banks under the सुपरविजन। तो सीधा सीधा अगर आप बिल्कुल एकदम इजी लैंग्वेज में अगर ये जानने की कोशिश करें, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एक लेजिस्लेशन है जो ये बताता है कि सारे जितने भी बैंकिंग फर्म्स हैं वो इस एक्ट के थ्रू रेगुलेट होंगे, सुपरवाइज करेंगे, और ये एक तरीके का पावर दे देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, जिसके नियम कानून के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जितने भी तरीके के कमर्शियल बैंक हैं उनके ऊपर नियंत्रण रखता है, उनको रेगुलेट करता है, उनको कंट्रोल करता है और अपने सुपरविजन के अंडर में रखता है। तो बेसिकली दिस इज द एक्ट, इसको ही हम कहते हैं इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। द एक्ट कब आई थी? इट केम इनटू फोर्स ऑन मार्च 16, 1949। मार्च 16 मार्च को 1949 पे ये एग्जिस्टेंस में आई थी, एंड इट रिलेट्स टू वेरियस एस्पेक्ट्स विजिबल बैंकिंग इन इंडिया। और इसका जो इंट्रोडक्शन है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इज टू एंश्योर साउंड बैंकिंग थ्रू रेगुलेशंस कवरिंग द ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस एंड द मेंटेनेंस ऑफ लिक्विड एसेट। जो सबसे मेन उद्देश्य था इस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, वो क्या था कि साउंड बैंकिंग हो, एक अच्छी बैंकिंग हो जिसके आधार पर आप अच्छे से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करें, लोन्स को ग्रांट करें, और जो भी नियम कानून है रेगुलेशन एक्ट के द्वारा बनाया गया है, आरबीआई ने जो पावर जिसको जो आरबीआई को दी गई है, उसी नियम कानून के अनुसार सारे बैंकिंग फर्म्स चले और ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस ओपन हो, ताकि कस्टमर को कम से कम दिक्कत हो और सारे जितने लिक्विड एसेट हैं वो कायदे से मेंटेन हो पाए। यही इस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। अब बहुत सारे, क्योंकि हमारे कोर्स में तो सिर्फ फीचर ही है, लेकिन मैं आपको चूंकि हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ या बता रही हूँ व्हाट इज द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो मैं थोड़ा सा इसका आपको हिस्ट्री और ऑब्जेक्टिव क्लियर कर देती हूँ कि किस लिए था, कब आया, क्यों आया, मेन उद्देश्य क्या है, फिर हम लोग चलेंगे फीचर्स के ऊपर। ठीक है, तो इसके ऑब्जेक्टिव मैंने बताया क्या था कि द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट वाज फाउंड इनएडिक्वेट टू रेगुलेट द बैंक्स इन इंडिया. So the need was felt to introduce a specific legislation having comprehensive coverage on issues related to the banking business of India. सब लोग ये देख रहे थे कि जो प्रोविजन है इंडियन कंपनीज एक्ट का 1913 का, वो बहुत सही नहीं था, वो पूरी तरीके से बैंकिंग को, सिस्टम को रेगुलेट नहीं कर पा रहा था, कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, सुपरवाइज नहीं कर पा रहा था। तो इस दिक्कत को देखते हुए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया, जो कि पूरी तरीके से कमर्शियल बैंक्स के ऊपर अपना रेगुलेशन, कंट्रोल और सुपरविजन अच्छे से करके सारी चीज को अच्छे तरीके से मेंटेन कर दिया, ब्रांचेस को ओपन कर दिया, सारे लिक्विड एसेट को अच्छे से मेंटेन करके रख दिया और एक अच्छी साउंड बैंकिंग सिस्टम हो गई। तो यही सबसे मेन उद्देश्य था इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का। दूसरा क्या हो सकता है कि ड्यू टू inadequacy of capital, many banks failed and therefore prescribing a minimum capital requirement was felt necessary. ठीक है, कभी कभी पूंजी की पूरी तरीके से कमी हो गई, कैपिटल की कमी हो गई, तो बहुत सारे बैंक ही फेल हो गए। भैया जब पैसा ही नहीं है तो लोन कहाँ से देंगे? तो उसके बाद इस नियम में, इस एक्ट के थ्रू एक ये नियम आया कि भैया कहीं ना कहीं लिमिटेशन होनी चाहिए,
कितनी किसको हमको क्या देना है, कितना हमको रिजर्व बैंक के पास रखना है, कितना हमें सीआरआर के रूप में रखना है, कितना हमको एसएलआर के रूप में रखना है, कितना हमें ओपन मार्केट कॉर्पोरेशन रखना है, कितना एसएलआर का रूप में रखना है, कितना हमारा बैंक रेट होगा, हर एक चीज का लिमिट आ गया। और जब लिमिट आ गया तो हमेशा ट्रांसपेरेंसी ऑफ कैपिटल मेंटेन हो गई। नहीं तो क्या हो रहा था कि कैपिटल जो है इनएडवोकेसी ऑफ कैपिटल हो गया था, जिसके थ्रू बैंक फेल कर रहे कि अब उनके पास पैसा ही नहीं है तो वो देंगे कहाँ से लोन। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था जो इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का था। फिर उसके बाद आपका आता है तीसरा ऑब्जेक्टिव जो था was to cut competition among banks. The act has regulated the opening of branches and also changing the location of existing branches. पहले क्या था, जब आपके पूरे शहर में एक ही बैंक होगा तो ऑब्वियसली कंपटीशन तो होगा ही, कस्टमर एकदम दौड़े रहेंगे, पूरा एकदम लाइन लगेगा। तो ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जब आया तो ये क्या किया कि भैया ये आराम से भीड़ लग रहा है, लोग को प्रॉपरली सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं, इसकी ब्रांचेस और खोल देते हैं। और जो जिसके पास एक जो भी एक इम्पोर्टेंट जगह है उस लोकेशन में हमने अलग अलग ब्रांचेस खोल दी, तो ये तो कस्टमर के लिए भी बहुत इजी होगा और बैंकर को भी लिए बहुत मतलब एक्स्ट्रा ट्रबलसम वर्क नहीं होगा। तो द की ऑब्जेक्टिव एक्ट का ये भी था कि कंपटीशन बैंक्स के बीच में खत्म कर दे और ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस हो जाए, चेंजिंग द लोकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ब्रांचेस, ताकि आसानी से कस्टमर को सारी तरीके की सुविधा अपने ही घर के आसपास के बगल के बैंक में मिल जाए। फिर ऑब्जेक्टिव और क्या था, टू प्रिवेंट रैंडम ओपनिंग ऑफ न्यू ब्रांचेस एंड एंश्योर बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ बैंक्स थ्रू द सिस्टम ऑफ लाइसेंसिंग। अब ऐसा नहीं कि आप रैंडमली कोई ओपन कर ले, जब तक आप लाइसेंस आपको नहीं मिलना है आप कोई भी नई ब्रांच को ओपन नहीं कर सकते हैं। अगर आप लाइसेंस पा गए हैं तभी आप किसी भी तरीके के ब्रांच को ओपन कर पाएंगे। दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। फिर पावर मैंने जो बताया आपको कि असाइनिंग द पावर टू अपॉइंट, रीअपॉइंट एंड रिमूव द चेयरमैन, डायरेक्टर एंड ऑफिसर्स ऑफ द बैंक्स, दिस कुड एंश्योर द स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ बैंक इन इंडिया। आरबीआई को इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने ये भी पावर दिया कि वो जब चाहे तब किसी भी बैंक का अगर लगे कि भैया मैनेजर, डायरेक्टर, चेयरमैन कायदे से काम नहीं कर रहा है या धोखाधड़ी कर रहा है, एम्बेजलमेंट कर रहा है, मिसलीडिंग प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसको जब चाहे तब वहां से हटा सकते हैं। इतनी पावर रेगुलेशन एक्ट ने आरबीआई को दे रखी है कि किसी भी कमर्शियल बैंक्स में अगर आपको लगे कि चेयरमैन, डायरेक्टर या ऑफिसर्स अगर कायदे से वर्क नहीं कर रहे हैं तो उसको तुरंत आप हटा दीजिए, ताकि स्मूथ फंक्शनिंग होती रहे, कोई भी तरीके का फ्रॉड ना हो। फिर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एंड पब्लिक एट लार्ज बाय इनकॉर्पोरेटिंग सर्टेन प्रोविजंस लाइक कैश रिजर्व रेशियो एंड लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो। अब जो मैंने जस्ट बताया कि इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर, मान लीजिए डिपॉजिटर अपना पैसा आपको डिपॉजिट करके गया है, तो बैंक ने सारा पैसा आप एज अ लोन खत्म ना कर दें, क्योंकि कमर्शियल बैंक की ये मेन फंक्शन होती है कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और लोन को ग्रांट करना। तो कुछ आरबीआई ने कैसा लिमिटेशन लगा दिया कि इट शुड नॉट बी लाइक दैट when the customer is depositing money, you are taking all the money and you are granting loans to your customer. It should be not like that. Some amount you can grant the loan, but some amount you have to keep as a liquid ratio or the cash reserve ratio with the central bank of the country. So as and when the customer is going to come, तो आपके पास कुछ पैसा रहे और कुछ आप आरबीआई से ले सके और वापस उसके पैसे को जो उसने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था, क्योंकि वो कभी भी आ सकता है। ठीक है, अर्जेंसी तो कभी भी आ सकती है, तो आपने कुछ पैसा आप रखे हो ताकि तुरंत आप उसका पैसा वापस कर पाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का। उसके बाद कंपल्सरी आपको वो देता है कि कंपल्सरी अमेलगमेशन ऑफ वीकर बैंक्स विद सीनियर बैंक्स एंड देयरबाय स्ट्रेंथन द बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। संयोजन जो वीक बैंक हैं, जो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रहे, उनको बिग बैंक के संग मर्ज कर देना, अमेलगमेट कर देना, उनका कॉम्बिनेशन कर देना, संयोजन कर देना, ताकि जो बैंकिंग सिस्टम है जब मिलजुल के एकजुट होके एक बैंक बन गई है तो डेफिनेटली वो बैंकिंग सिस्टम को पूरी तरीके से स्ट्रेंथन कर पाएगी। तो एक ये भी कंपल्सरी अमेलगमेशन जो वीकर बैंक्स द सीनियर बैंक्स,
that the banking system of India can be strengthened. फिर introduce provisions to restrict foreign banks investing funds of Indian depositors outside India. फिर quick and easy liquidation of banks. तो ये सब क्या है कि these are the objective of the Indian Banking Regulation Act, कि basically किस लिए हमें जरूरत पड़ी कि हम इस तरह का एक्ट बनाए और इसकी क्या ऑब्जेक्टिव हो सकती है. तो जितना भी अभी मैंने आपको बताया कि चाहे वो रिलेशन हो आपका बैंक को पावर देने का या कंपटीशन करने का या फिर किसी तरीके का ओपनिंग ऑफ न्यू ब्रांचेस करने का ताकि कस्टमर को कोई किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है. फिर रिमूव चेयरमैन कर सकता है, इतना पावर देना, इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर को प्रोटेक्ट करना, कंपल्सरी एमालगमेशन वीकर सेक्शन का सीनियर बैंक के संग कर देना, फिर प्रोविजन टू रिस्ट्रिक्ट फॉरेन बैंक इन्वेस्टिंग फंड्स करना, इजी लिक्विडेशन ऑफ बैंक करना. तो ऑल रैंडम ओपनिंग ऑफ न्यू ब्रांचेस लाइसेंसिंग के बिना नहीं करने का. तो ये सब चीज क्या है, दीज आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949, जिसके वजह से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया और आरबीआई को उसने पावर दे दिया कि वो इस एक्ट के तहत अपने रेगुलेशन, कंट्रोल और सुपरविजन में जितने भी सारे कमर्शियल बैंक्स हैं उनको रखे. और यदि उसको ये लगे कि मैनेजर, ऑफिसर, बैंकर, डायरेक्टर, चेयरमैन इज नॉट working properly, so they have the power to remove at and when they want it. ठीक है. तो these are the basically objective of the Indian Banking Regulation Act 1949. तो concept clear हुआ क्या है Indian Banking Regulation Act 1949? Yes, ma'am. Yes. बाकी लोगों को, शालिनी, अभिनव, रितेश, रिया, Yes, ma'am. मनीष, बाकी सबको क्लियर हुआ व्हाट इज इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट? Yes, ma'am. Okay, Ria, tell me what I have told Indian Banking Regulation Act. मैम मेरे यहाँ वॉइस की बहुत इशू आ रही है. This is not the way. Every time just you make so many tantrums. Shalini, what you have understood? What is Indian Banking Regulation Act 1949? यही आप लोग पढ़ रहे हो, सुन रहे हो? And I'm asking, yes, ma'am. So at least I should also know क्या समझ में आया आपको, क्या बताया मैंने? अभिनव मिश्रा, Yes, ma'am. What is Indian Banking Regulation Act? Under this act, the RBI undertook supervision of commercial banks mainly, and before amendments, RBI under the supervision of commercial bank? yeah, RBI took the supervisions. Only regulations, if I say. What you are saying? I'm saying that this act helps RBI to regulate the commercial banks in India. Okay, now you have said correct. Yes. Okay. और क्या क्या करती है? मैंने बहुत सारे भी ऑब्जेक्टिव बताए, कोई भी एक दो बताइए. And this depends on sections that are given in Regulation Act. So just now I have told you, I think 9 to 10 objectives I have told you. Tell me any one or two. Ma'am, what sections? No, the objectives of Indian Banking Regulation Act. Just now I was teaching. First was a regulation. They do that, and more can be that it can like हिंदी बताता हूँ. तो क्या होता है, किसी को भी निकाल सकती है अगर आरबीआई अगर उसे लगता है कि it is not working according to that, according to sections that is given in that. Okay. And ठीक है, एक पॉइंट बताया.
and it can also help in the management of a bank, this act. ओके, अब आप लोग सुनते नहीं हो ध्यान से, मैं पढ़ा रही हूँ, किसी का दिमाग नहीं है यहाँ पे। जब भी आई आस्क क्वेश्चंस तो यू आर नॉट एबल टू आंसर, यू पीपल। प्रभाकर, यस मैम। टेल मी द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। मैम इसके ऑब्जेक्टिव में है न्यू ब्रांचेस ओपन करना और उनके लोकेशन चेंज करना, साउंड बैंकिंग सिस्टम प्रोवाइड करना, और इसमें था कंपल्सरी अमलगमेशन फॉर वीकर बैंक्स, इंट्रोड्यूस प्रोविजन फॉर फॉरेन बैंक्स। मैम यही सब था मैम, यही याद है। वेरी गुड प्रभाकर। दिस सीम्स कि कौन बच्चा कितने ध्यान से क्या सुन रहा है। 3 से 4 पॉइंट इसने एकदम एग्जैक्टली बता दिया जो मैंने पढ़ाया है अभी जस्ट। बाकी सारे लोग को यू माइंड, आप ये मत सोचेगा, जो भी आपके सेशनल मार्क्स होंगे आई कैन नेम कि कौन से स्टूडेंट्स कितने रेगुलर है मेरे क्लास में, ये आपका असाइनमेंट नंबर आपको बताएगा और थ्योरी भी वैसी बताएगी आपको। ठीक है, जो बच्चे रेगुलर हैं, केतकी है, प्रभाकर है, रितेश है, चैतन्य वॉज नॉट कमिंग फॉर 1 to 10 days, वो भी रेगुलर है, और आंसर जो बच्चे देते हैं वो आई जस्ट नोट डाउन द नेम्स। और कौन से बच्चे बस सुन के इस तरह से ना, ऐसे मेरे 10 साल का एक्सपीरियंस है, कितने बच्चे सुन के बस ऐसे ही कर रहे हैं और कितने बच्चे एक्चुअली में दे आर अटेंडिंग द क्लास। सो यू शुड नो, अगर इफ आई एम टीचिंग एंड यू आर जस्ट लिसनिंग, तो आप कम से कम कुछ नहीं तो 1 से 2 तो आंसर आप दे ही सकते हो। एटलीस्ट यू कैन ट्राई, एटलीस्ट अभिनव हैज ट्राइड। ठीक है, he has not told all the objectives, लेकिन 1 or 2 he tried, कुछ सुन रहा था, बाकी कुछ नहीं। आप लोग को voice is not clear, this is not clear, that is not clear। भैया सबको voice आ रही है, how come the voice is not clear? अब कल से, इसीलिए मैं बोलती हूँ ना, जब आप इस तरह करोगे तो मुझे ये कंपल्शन करना पड़ेगा, मेक योर वीडियो ऑन, बिकॉज यू पीपल, मैं 1 से नहीं 2 से नहीं, बस तीसरी वार्निंग आपको दे रही हूँ। बस आई एम टीचिंग और आप बस एक हेडफोन लगा के कहीं पे रख के अपना काम कर रहे हो। And when I'm asking the questions, voice is not clear, the network is problem, please don't do me all this tantrums। ठीक है, अगर नेटवर्क नहीं क्लियर है तो मेरे पास भी दिखाएगा कि नेटवर्क कनेक्शन यू हैव लॉस्ट, या और बच्चे नहीं आंसर बता पाएंगे। स्टूडेंट दे टेल कि मैम वॉइस इज नॉट कमिंग या ऐसा कुछ है, तुरंत वो बताते हैं मुझे। ओके, मुझे क्या आपको इस तरह पढ़ना है, पढ़िए। Okay, so I told you about the Indian Banking Regulation Act 1949, जो आया था बेसिकली, जिसका मेन एम क्या था कि ब्रांचेस को ओपन करना, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विड एसेट्स को करना, और पूरी तरीके से रेगुलेशन, सुपरविजन और कंट्रोल कमर्शियल बैंक्स का रखना, आरबीआई को पावर देना ताकि यदि कोई भी मैनेजर, ऑफिसर, डायरेक्टर, चेयरमैन यदि अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो उसको तुरंत रिमूव कर देना, हटा देना। फिर पूरी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज पे कंट्रोल रखना, लिक्विड एसेट्स पे कंट्रोल रखना, उसका मेंटेनेंस करना। ये सारे आपके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के ऑब्जेक्टिव हैं, जिसके लिए ये एक्ट ले आई गई 1949 में। पहले इसके 56 सेक्शंस थे, 56 सेक्शंस वर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स एंड 5 शेड्यूल्स, और आज के टाइम में इसके 70 सेक्शंस हैं, दैट्स टोटली डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्ट ऑफ इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, and this is the power, this is the framework that's given to the RBI कि वो इस एक्ट के नियम कानून के तहत पूरी तरीके से जितने भी उसके अंडर में कमर्शियल बैंक्स वर्क कर रहे हैं उनको पूरी तरीके से रेगुलेट, सुपरवाइज और कंट्रोल करे। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। दिस वाज द हिस्ट्री। ठीक है, फिर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 मैंने बताया था, इसका डेफिनेशन भी क्या है। दैट्स अ लेजिस्लेशन इन इंडिया दैट स्टेट्स ऑल बैंकिंग फर्म्स विल बी रेगुलेटेड एंड अंडर दिस एक्ट। और ये एक लेजिस्लेशन है जिसके तहत जितने भी बैंकिंग फर्म्स हैं वो इसी रेगुलेशन, इसी एक्ट के अनुसार गवर्न होंगी या रेगुलेट होंगी। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्या होती है और कब आई। ठीक है,
नाउ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है दैट्स जो हम लोग के कोर्स में है, दैट्स व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. तो नंबर 1 क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग सो एज टू ब्रिंग द within the scope of legislation all institutions which receive deposits payable on demand or otherwise for lending investment. सबसे पहला फीचर जो इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का है वो ये है कि भाई सारे तरीके के बैंकिंग फर्म्स को अपने अंडर में सुपरवाइज करना, रेगुलेट करना, जो कहीं ना कहीं जो किसी ना किसी तरीके से डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रहे हैं और लोन को ग्रांट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन बैंक का होता क्या है? डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और लोन्स को ग्रांट करना. तो जो भी इंस्टीट्यूशन इस तरीके के डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रही है और लोन्स को रीपे कर रही है, उसको इस एक्ट के अंतर्गत लेके आना. दैट्स द first important feature of the act, that's a RBI Indian Banking Regulation Act 1949. दूसरा फीचर क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ नॉन बैंकिंग कंपनीज फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट पेबल ऑन डिमांड. जो नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं जो इस एक्ट के अंडर में रेगुलेटेड नहीं है, उनको डिपॉजिट वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं. ठीक है, दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट, द नॉन बैंकिंग कंपनीज कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट रिपेबल ऑन डिमांड. तीसरा फीचर क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रेडिंग टू एलिमिनेट नॉन बैंकिंग रिस्क. ट्रेडिंग को आप प्रोहिबिट कर दीजिए, हटा दीजिए, ताकि रिस्क का कोई आपके पास वो ना रहे, नॉन बैंकिंग रिस्क को आप पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दें. तो इफ यू आर प्रोहिबिटिंग ट्रेडिंग, डेफिनेटली द रिस्क ऑफ नॉन बैंकिंग रिस्क इज गोइंग टू बी एलिमिनेटेड. फिर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड्स. एक बैंक के लिए कितना एक्चुअली में कैपिटल स्टैंडर्ड होना चाहिए उसको आप प्रिस्क्राइब करिए. कितनी पूंजी से आप एक बैंक अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो कम से कम कितनी पूंजी, कितना कैपिटल आपके पास एक नॉर्मल स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए. तो प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड्स. ठीक है. देन लिमिटिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड. ठीक है, डिविडेंड का पेमेंट भी आपको लिमिट करना होगा, बिकॉज जो भी आपके साथ इन्वेस्ट कर रहा है आपके म्यूचुअल फंड्स में या आपके शेयर्स वगैरह में, तो हमेशा उसको लिमिटिंग करना है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड लिमिट करना है. भाई प्रॉफिट हो रहा है, अगर आपको इफ यू आर अर्निंग प्रॉफिट तभी आप डिविडेंड दीजिए, और उसका एक लिमिटेशन रखिए. ऐसा नहीं कि कितना भी डिविडेंड आपने अनाउंस कर दिया. ठीक है, सो ऑलवेज देयर शुड बी लिमिटेशन ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स. फिर इंक्लूजन द स्कोप ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ बैंक रजिस्टर्ड आउटसाइड द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया. ठीक है, स्कोप ऑफ लेजिस्लेशन जो बैंक आउटसाइड द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड है उनको भी इंक्लूड करना. फिर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ लाइसेंसिंग ऑफ बैंक्स एंड देयर ब्रांचेस. वही बैंक अस्तित्व में रहेगा जिसने प्रॉपर लाइसेंसिंग ली है, उसी का ब्रांच ओपन होगा जिसने पूरा लाइसेंसिंग लेके अपने ब्रांच को ओपन करवाया. रैंडम कोई कहीं किसी लोकेशन पे ब्रांच ओपन नहीं कर सकता. उस ब्रांच को ओपन करने के लिए यू शुड नीड द लाइसेंस, एंड इफ यू हैव द लाइसेंस डेफिनेटली यू कैन have a comprehensive system of the licensing system and their branches. बिना लाइसेंस के आप कहीं पे भी किसी लोकेशन पे you cannot open your branch. ये आपका फीचर है. फिर उसके बाद नेक्स्ट फीचर आपका क्या है कि इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स ऑफ अ बैंक बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. आपको जो भी आपका बुक्स एंड अकाउंट्स, मतलब यहाँ पे क्या होगा, आपका कितना बैलेंस शीट बचा, क्या पीएल आपका हो रहा है, क्या आपका ट्रायल बैलेंस बन रहा है, everything will be audited, inspected, your books and accounts by the Reserve Bank of India. हर चीज आपको इंस्पेक्ट करानी है, ऑडिट करानी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का है. फिर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेशल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट एंड कन्फरिंग ऑफ ऑल पावर्स ऑफ द रिजर्व बैंक टू कॉल फॉर पीरियोडिकल रिटर्न. एक स्पेशल फॉर्म है बैलेंस शीट का जहां पे रिजर्व बैंक के पावर दिए गए हैं कि कल को यदि किसी तरीके की कोई भी दिक्कत आए तो क्या क्या पावर रिजर्व बैंक के पास है और क्या वो कर सकती है. ठीक है, जैसे मैंने भी बताया कि अगर आप प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे हैं, अगर आपका मैनेजर आपका ऑफिस ऑफ फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स कर रहा है, आरबीआई के पास पूरी पावर होती है कि वो उसको जब भी पता चले वो तुरंत रिमूव कर सकती है.
ठीक है, या आपको कस्टमर आ गया अपने डिपॉजिट आपको देने के लिए, उसके पास पैसा नहीं है, तो आप रिजर्व बैंक, क्योंकि रिजर्व बैंक को हम बोलते भी है ना, दैट्स द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। जब आपके पास कुछ भी नहीं है तो उसके पास आप जाते हैं, तो डेफिनेटली आरबीआई आपको पैसा दे देती है और आप अपने डिपॉजिट अगर अपने कस्टमर को तुरंत दे देते हैं पैसा। फिर empowering the central government to take action against banks conducting their affairs in a manner detrimental to the interest of depositor. Obviously, अगर आप कहीं डिपॉजिटर को कहीं आप मिसलीड कर रहे हैं, या उसके पैसे का आपने कहीं इधर उधर कर दिया, या उसके अकाउंट से कुछ आपने निकाल लिया है, कुछ भी आपके बैंक से, तो डेफिनेटली कोई ना कोई सेक्शन ऑफ बैंक ऐसा होता है कि तुरंत गवर्नमेंट कोई ना कोई एक्शन ले सकती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ना कोई एक्शन ले सकती है। तो फिर उसके बाद आपका आता है प्रोविजन ऑफ ब्रिंगिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनटू क्लोजर टच विद द बैंकिंग कंपनीज। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है, वो मैंने बताया ही ना, पूरी तरीके से रेगुलेट, कंट्रोल और सुपरविजन पूरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर एक मैटर में कमर्शियल बैंक पर होता है। तो सारा जो क्लोजर टच हो जाता है, कि वो लोग हर एक छोटी छोटी चीज जानते हैं, तो एक बहुत टच में रहते हैं जितने भी तरीके के कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया है। फिर एक लिक्विडेशन का भी पूरा एक्सपेडिशियस प्रोसीजर होता है, कि लिक्विडेशन का क्या क्या प्रोसीजर हो, वो नियम कानून के अनुसार से ही वो प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। फिर ब्रिंगिंग द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया विद परव्यू ऑफ सम ऑफ द प्रोविजन ऑफ द बिल, देन वाइडनिंग द पावर्स ऑफ द रिजर्व बैंक of India so as to enable to come to the aid of banking companies in times of emergencies. ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास इतनी ज्यादा पावर होती है कि कल को यदि कमर्शियल बैंक को पैसे से रिलेटेड या पैसा ना दे पाए, किसी भी तरीके की कोई भी इमरजेंसी पड़ गई मान लीजिए, तो ऐसा नहीं कि उसके पास है नहीं। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेफिनेटली कमर्शियल बैंक को हेल्प करती है, बिकॉज दैट्स द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, और हर तरह का पावर अपना सकती है। किसी भी तरीके की इमरजेंसी यदि कमर्शियल बैंक्स पे आ गई, तो उस इमरजेंसी को कैरी करने के लिए वो अपने किसी भी पावर का यूज कर सकती है, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ने उसे दिया है। तो और लास्ट फीचर क्या है आपका, फीचर प्रोविजन फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द एक्ट टू एसिडेनिंग स्टेट्स। और ये एक्ट जो है वो कहाँ स्टेट्स, किस किस स्टेट्स में लागू है, किस किस तरीके से लागू है, ये भी इसका भी प्रोविजन दिया गया है। तो आप गूगल पे भी देख लेंगे, या आपकी बैंकिंग की बुक होगी उसमें भी आप देख लीजिए। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सारे सेलिएंट फीचर्स बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, और पढ़ भी बहुत टाइम से रहे हैं। कि अगर आपने बैंकिंग पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपने फीचर ऑफ इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने इस टॉपिक को 6 सेमेस्टर में भी पढ़ाया है। तो दे आर द बेसिकली फीचर्स ऑफ द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, जो वो क्या करता है, कैसे करे बैंक को कंट्रोल करेगा, ये सारी चीजें इस फीचर ऑफ द एक्ट में मेंशन हैं। सो दीज वर द फीचर ऑफ इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. So this was all about the features of the Indian Banking Regulation Act 1949. So have you understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ओके, चलिए कल हम लोग पढ़ेंगे। कल प्लीज थोड़ा प्रिपेयर करके आइएगा, हाँ मैं पूछूंगी, तो इसलिए प्लीज आई डोंट वांट एनी टाइप ऑफ आंसर। जब मैं क्वेश्चन पूछा करूँ तो आप उसका आंसर दिया करिए मुझे। और क्या नाम है, कल हम लोग क्लास लेंगे आपकी 11 से 12 कल क्लास लूंगी सेम टाइम पे, और कल मैं आपको पढ़ाऊंगी वेरियस रिफॉर्म्स जो इंट्रोड्यूस हुए हैं बैंकिंग में। तो 2 ही टॉपिक बचा है मेरा, एक बैंकिंग के रिफॉर्म्स और क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स बाय सेंट्रल बैंक। मेरी पूरी कोशिश रहेगी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में मेरी क्लास अगर आप मुझे मिल गई 11 से 12, तो मैं अपना कोर्स इसी वीक में कंप्लीट करा दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.